गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं अंश प्रकाशित करना, शेयर प्रकाशित करना का दूसरा जो पॉइंट है, अंश आवंटन की विधि। अंश आवंटन का अर्थ सबसे पहले देखेंगे। कंपनी द्वारा प्रकाशित किए गए अंश के संदर्भ में आम जनता की ओर से प्राप्त अंश आवेदनों का आवंटन करना। आवेदक के डीमैट खाते में अंश जमा कराना ही अंश आवंटन या वितरण कहलाता है। अंश के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि मालिक जो होता है वो अपनी पूंजी का छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने के बाद उसे वितरण यानी बेचने के लिए निकालता है, उसे हम लोग अंश शेयर कहते हैं। अंश आवंटन का अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है कि आम जनता की ओर से आवेदन प्राप्त होने के बाद अलग अलग भागों में विभाजित करने के बाद उसे अंश आवेदक के खाते में जमा करना, यही क्या है, अंश आवंटन कहलाता है। अंश आवंटन की यहाँ पर विधि देखेंगे। अंश आवंटन की विधि को निम्नलिखित सोपानों में बांट सकते हैं। पहला है आसबा। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि मान्य बैंक की शाखाओं द्वारा अंश आवेदन की रकम संबंधित आवेदक के खाते में स्थगित करना, संबंधित आवेदक के खाते में स्थगित करना और स्थगित हुए आवेदन कंपनी के सार्वजनिक अभियान के लिए नियुक्त सिंडिकेट मेंबर को सौंपना। यानी कंपनी के द्वारा अपना एक खाता क्या कर दिया जाता है, खुला जाता है और खोलने के बाद उसके अंदर क्या किया जाता है, एक रकम जमा होनी होती है और आवेदक को खाता खोलने के लिए अपने बैंक अकाउंट में डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसके अंदर उसे क्या करना पड़ता है, एक रकम जो होती है वो क्या करनी पड़ती है, उसके अंदर स्थगित करनी पड़ती है, जिसके लिए सिंडिकेट मेंबर को सौंपा जाता है। सिंडिकेट मेंबर द्वारा आवेदन की माहिती जैसे कि आवेदक का नाम, विनियोगकर्ता का वर्ग, आवेदन किए गए अंशों की संख्या यानी कितने अंशों की उन्होंने मांग की है, उसके बाद अंश की कीमत कितनी कीमत है, आवेदन फॉर्म नंबर है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर है यानी जो ब्रोकर है, दलाल है, उसके जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर है, डीमैट नंबर है, डीमैट अकाउंट नंबर भरना है, भरी रकम कितनी रकम उसने जमा की है उसके बारे में। मान्य शेयर बाज़ार के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम में भरते हैं यानी फॉर्म, एक पहले फॉर्म भराया जाता है और फॉर्म भरने के बाद सिंडिकेट मेंबर उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उसे यानी कंप्यूटर के अंदर उसे क्या करता है, पूरी की पूरी डिटेल जानकारी उसके अंदर लिखता है और लिखने के बाद रजिस्ट्रार को भेजा जाता है, जो नीचे लिखा है कि सिंडिकेट मेंबर के द्वारा आवेदन और समस्त विवरण निर्गम अभिधान रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। आवेदन की समस्त जानकारी मान्य शेयर बाजार को भी भेजी जाती है। सिंडिकेट मेंबर के द्वारा आवेदक के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी को उस कंप्यूटर में रहे हुए फॉर्म में भरने के बाद इसे क्या किया जाता है, रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाता है और उसकी जो मान्य शेयर बाज़ार है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी क्या किया जाता है, इसके बारे में फॉर्म जमा दिए जाते हैं। इसके बाद है अभिधान निर्गम रजिस्टर प्राप्त आवेदनों को विनियोगकर्ताओं के अलग अलग वर्ग जैसे कि फुटकर विनियोगकर्ता, उच्च नेटवर्थ धारक विनियोगकर्ता, विदेशी विनियोगकर्ता, कंपनी के कर्मचारी, संस्थाकीय विनियोगकर्ता आदि वर्ग में बांटकर उसकी संपूर्ण जानकारी सहित पत्रक तैयार करता है। रजिस्ट्रार के पास वो सारे फॉर्म जाने के बाद जो 4 भागों में अंशों को विभाजित किया जाता है, उन 4 अंशों को क्या किया जाता है, उसके अंदर विभाजित कर दिया जाता है कि किसको कौन से अंश लेने हैं, उसे अनुसार फॉर्म को अलग अलग किया जाता है और उसके बाद उनका एक पत्रक तैयार किया जाता है। निर्गम रजिस्ट्रार, लीड मैनेजर, सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी और संचालक मंडल साथ मिलकर अलग अलग वर्ग में आए आवेदनों एवं उस वर्ग में आवंटित अंशों के आधार पर आवंटन का आधार निश्चित करते हैं कि इन 4 भागों में विभाजित करने के बाद कितने अंश, कितने कौन से विभाग में कितने प्रतिशत अंश है, उस अनुसार क्या किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है और जिस अनुसार अंश की संख्या होगी उसी अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित करके अंशधारियों को अंश सौंपे जाते हैं। अंशधारियों को अंश सौंपे जाते हैं। अंश सौंपना, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आवेदक अपने लिए अंशों की मांग ज़्यादा प्रमाण में करता है, अधिक प्रमाण में करता है, परंतु अधिक प्रमाण में अंश नहीं दिए जा सकते हैं। उन आवेदक फॉर्म की संख्या को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, अंशों का वितरण किया जाता है।
इसके बाद यह कि आवंटन के लिए निश्चित किए आधार को ध्यान में रखकर अलग अलग आवेदकों के बीच निर्धारित अंशों का आवंटन किया जाता है, यानी वितरण किया जाता है। अभिधान रजिस्ट्रार द्वारा अंश आवंटन का पत्रक तैयार करके मान्य शेयर बाजार, डिपॉजिटरी और सेबी को भेज दिया जाता है। ये सब पूरा पत्रक तैयार करने के बाद डिपॉजिटरी को भेजा जाता है, सेबी को भी इसके बारे में पत्रक दिया जाता है। डिपॉजिटरी द्वारा आवेदक के डीमैट खाते में अंश जमा किए जाते हैं। डिपॉजिटरी यानी शेयर बाजार के द्वारा अंश डिपॉजिटरी को दिए जाते हैं। डिपॉजिटरी क्या करता है, डीमैट अकाउंट में अंशों को जमा करता है। और डिपॉजिटरी तथा मान्य शेयर बाजार द्वारा आवेदकों को स्वीकृत हुए अस्वीकृत हुए शेयर के बारे में SMS और ईमेल के द्वारा जानकारी देता है। यानी जब सारे अंशों को जमा हो जाने के बाद SMS और ईमेल के द्वारा जानकारी देते हैं। इसके बाद लीड मैनेजर द्वारा मान्य शेयर बाजार में शेयर पंजीयन की प्रक्रिया की जाती है। लीड मैनेजर के बाद क्या किया जाता है, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वहाँ पर की जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1.4, क्योंकि 1.3 कोर्स से अभी निकाल दिया गया है। इसके लिए अब हम लोग देखेंगे 1.4 अनियमित अंश आवंटन अवैधानिक अंश आवंटन के बारे में दिया है कि अंश आवंटन संबंधी कानूनी नियंत्रणों या प्रावधानों का अमल किए बिना, अर्थात कि उनका उल्लंघन करके अंश आवंटन किए हो तो तब उसे अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। अनियमित अंश आवंटन के संयोग यहाँ पर लिखे हैं कि अनियमित अंश आवंटन किस तरह से होता है, किन कारणों से होता है, उसके कारण दिए गए हैं। पहला लिखा है न्यूनतम भरपाई निर्गम प्राप्त किए बिना अंश आवंटन, यानी जितनी अंशों को बाहर बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए अंशों को निकाला गया है, उन अंशों की बिक्री संपूर्ण यानी 90% अगर बिक्री नहीं हुई हो तो अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। प्रविवरण की नकल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष पंजीकृत न कराई हो, यानी रजिस्ट्रार के, यानी कि कहने का मतलब है कि विज्ञापन पत्र के अंदर जो भी हमने एडवर्टाइजिंग की हो उस एडवर्टाइजिंग को क्या किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष रजिस्ट्रेशन न करवाया गया हो, तब भी क्या होता है, अनियमित अंश आवंटन होता है। अंश आवेदन पत्रक के साथ शेयर के दार्शनिक कीमत का कम से कम 5% अथवा सेबी द्वारा निर्धारित रकम प्राप्त न हो। जिस तरह से मैंने बताया कि अंशों की संख्या कम से कम 90% अंशों के लिए आवेदन आया हो तभी अंशों का क्या किया जा सकता है, बिक्री की जा सकती है। अगर इतने अंशों का आवेदन नहीं आया हो तो बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके बाद है कि कंपनी ने एस्क्रो बैंक खाता अनुसूचित बैंक में खुलवाया ना हो, यानी सेबी के द्वारा जिन बैंक को मान्यता न दी गई हो अगर उनमें अकाउंट खुलवाया, एस्क्रो अकाउंट अगर उनमें खुलवाया गया हो तो क्या हो सकता है, ये शेयरों को अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। यानी जिन बैंकों के सेबी के द्वारा जिन बैंकों को मान्यता दी गई है उन्हीं बैंकों के अंदर क्या करना होता है, अपना अकाउंट खुलवाना होता है। लिस्टिंग के लिए मान्य शेयर बाजार के साथ समझौता न किया हो, लिस्टिंग के लिए यानी एक पत्रक तैयार करने के लिए क्या किया हो, एक मान्य शेयर बाजार के साथ समझौता न किया हो तो भी क्या होता है, अनियमित अंश आवंटन होता है। डिपॉजिटरी के साथ समझौता न किया, यानी दलाल ब्रोकर के साथ अगर समझौता न किया हो तो भी अंश आवंटन नहीं हो सकता है। उसके बाद सेबी की मार्गदर्शिकाओं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अंश आवंटन किया। सेबी के द्वारा नीति नियम बनाए, उन नीति नियमों के खिलाफ जाकर अगर अंश आवंटन किया जाता हो तब भी वो क्या होता है, अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। प्रविवरण विज्ञापन पत्र में दी गई जानकारी गलत मार्ग दिखाने वाली या सही ना हो, विज्ञापन पत्र के अंदर एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से की गई हो तब भी क्या हो सकता है कि उसे हम तब भी अनियमित अंश आवंटन कहेंगे, क्योंकि गलत खबर देना, ग्राहकों को लालच देना, अंशधारियों को लालच देना वो बहुत गलत बात है और उसके बाद अपने मुँह फिर जाना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर जो भी विज्ञापन पत्र में जो भी आप बातें बता रहे हो वो सही होनी चाहिए, जिसके कारण लोगों को गलत मार्ग पर न जाना पड़े। इसके बाद है अनियमित अंश आवंटन के प्रभाव, बाजार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में दिया कि जब अंश आवंटन अनियमित हो तब आवेदक अपनी इच्छा से अंश आवंटन रद्द करा सकता है।
बराबर। अगर किसी कंपनी के द्वारा अंशों को बिक्री करने के लिए निकाला गया हो, परंतु वह सही ढंग से अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता या गलत जानकारी देते हैं, तो वो क्या करेगा, आवेदक अपनी इच्छा अनुसार अंशों को क्या करता है, आवंटन रद्द करा सकता है और अपनी भरी रकम वापस कर सकता है, वापस प्राप्त कर सकता है। अनियमित अंश आवंटन के संयोगों में उल्लेखनीय बात यह है कि आवेदक को नुकसान हुआ तो वो चाहे तो रद्द करा सकता है। इसके रद्द करवाने की समय मर्यादा निम्नानुसार होती है। पहला दिया कि वैधानिक प्रथम सभा भरने के बाद 2 मास तक में अंश आवंटन रद्द कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी फॉर्म भरने के बाद, जो डीमैट अकाउंट खुलवाया है उसके बाद हमारी जो रकम जमा आई है, उस रकम जमा होने के बाद अगर 2 महीने के अंदर अगर आवेदक को किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है या कुछ भी गलत लगता है, तो वह क्या कर सकता है, अपना आवेदन वापस ले सकता है। यदि वैधानिक प्रथम सभा होने के बाद अंश आवंटन किया गया हो तो आवंटन की तारीख के बाद 2 माह में अंश आवंटन रद्द करवाया जा सकता है। यानी अंशों के लिए आवेदन फॉर्म आने के बाद कुछ मीटिंग की जाती, कंपनी कर्मचारियों की, अधिकारियों की मीटिंग होने के बाद उस सभा के अंदर अगर किसी प्रकार का समन्वय नहीं बैठता हो, तब भी क्या कर सकता है, उस तारीख से 2 महीने के अंदर अंदर वह अपना क्या कर सकता है, आवेदन रद्द कर सकता है। कोई संचालक जानबूझकर वैधानिक आवंटन के प्रावधानों का उल्लंघन करे अथवा अन्य किसी को वैसा करने दे, तो ऐसे अनियमित आवंटन के परिणाम स्वरूप कंपनी या अंशधारी को कोई नुकसान हो या खर्च हो, तो वह चुकाने के लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार होता है। संचालक के द्वारा अगर ऐसा कोई भी खर्च किया जाता जो अपने पर्सनल के लिए किया जाता, तब उस खर्च को चुकाने के लिए क्या होगा, कोई भी आवेदक या अंश आवेदक उसका खर्च नहीं चुकाएगा, बल्कि उस कर्मचारी को ही अपना क्या होगा, खर्च चुकाना पड़ेगा, नुकसान चुकाना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार की नुकसानी मुआवजा प्राप्त करने के लिए जरूरी कार्यवाही अंश आवंटन के बाद के 2 वर्ष की अवधि में शुरू होनी चाहिए। यानी 2 वर्ष के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर देनी होगी। इसके बाद ये अवैधानिक अंश आवंटन। अवैधानिक अंश आवंटन है, अवैधानिक जैसे वह अनियमित है वैसे ही यहाँ अवैधानिक है, यानी नीति नियमों के खिलाफ जाकर अंशों का आवंटन करना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अवैधानिक अंश आवंटन, इलीगल शेयर अलाउंसमेंट कहते हैं। अंश आवंटन निम्नलिखित संयोगों में अवैधानिक गिनी जाती है। पहला दिया कि अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच हुआ एक क्या है, करार है, और ऐसा करार संपूर्ण करार तभी कहलाता है जब उसके आवश्यक तत्वों की उपस्थिति हो। ऐसे में आवश्यक तत्वों की कमी हो और यदि अंश आवंटन होता है तो अवैधानिक माना जाएगा। यानी फॉर्म, आवेदक के द्वारा जो भी फॉर्म भरा गया उस सारी डिटेल को ध्यान में रखकर कंपनी के द्वारा जो भी जानकारी दी गई उस जानकारी को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, अंशों का आवंटन किया जाता है। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अवैधानिक इलीगल शेयर अलाउमेंट होता है। इसके बाद यह है कि निम्नलिखित तत्वों के न होने पर अंश आवंटन अवैधानिक गिना जाता है, जो प्रारंभ से ही रद्द माना जाता है। पहले दिया निवेदन दरखास्त। आवेदक अर्थात कि जो भविष्य में अंशधारक बनना चाहता है उसे कंपनी के समक्ष अंश खरीदने के लिए किया हुआ होना चाहिए, ऐसे निवेदन दरखास्त मानी जाती है। यानी अंशधारक के द्वारा भविष्य के अंदर अगर वह अंशधारक बनना चाहता है उससे कंपनी के समक्ष क्या होता है, खरीदने के लिए निवेदन किया हुआ होना चाहिए। यानी निवेदन, आवेदक के बिना वह अंशों की खरीदी कर सकता नहीं है। दरखास्त को स्वीकार करना, यदि आवेदक ने निवेदन किया हो तो उसकी कंपनी के द्वारा उसे स्वीकार किया होना चाहिए। यानी अगर मैंने आवेदन किया है और मेरे द्वारा किए गए आवेदन पत्र को अगर कंपनी स्वीकार करती है तभी उसे क्या माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। अगर कंपनी उसे स्वीकार नहीं करती है तो उसे अलीगल माना जाता है। स्वीकृति की जानकारी, कंपनी को आवेदक को अंश आवेदन की स्वीकृति की जानकारी देनी चाहिए। यानी जब आवेदक अपना फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद कंपनी उसे स्वीकार करती है तो आवेदक को उसकी जानकारी क्या देनी चाहिए, एसएमएस के द्वारा या ईमेल के द्वारा उसे कोई जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद है प्रतिफल। कंपनी को आवंटन पत्र में मांगी रकम आवेदक चुकाता है तब उसे प्रतिफल चुकाए, ऐसा कहता है। कंपनी के द्वारा आवंटन पत्र भरने के बाद कंपनी अगर उसे आवेदन चुकाती है तो उसे यानी रकम वापस करती है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल
कहते हैं, प्रतिफल चुकाया ऐसा माना जाता है।